क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, वो है कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटर किसे कहते हैं और कैपेसिटेंस किसे कहते हैं ये आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो साथ लिखा हुआ है, कहता है अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन दी विसिनिटी इन दिस Faraday cage, yet the person inside the cage is not affected. Can you tell why? कहता है केज के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी है, लेकिन इस केज के अंदर जो पर्सन है उसे कुछ भी नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अब ज़ाहिर बात है केज मेटल का बना हुआ है और वो जो पर्सन केज के अंदर खड़ा हुआ है उसे तो बहुत ज़ोर की करंट लगनी चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं लग रही? क्योंकि जब जो ही करंट इस केज पे पड़ती है ना तो डायरेक्टली चली जाती है नीचे ग्राउंड में, ठीक है, वो उस पर्सन तक पहुंचती नहीं, क्योंकि उससे एक रास्ता मिल जाता है ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। ठीक हो गया? तो अगर तो वो रास्ता ना मिले तब वो करंट जो है वो सीधा इस पर्सन को इफेक्ट करे। इस वजह से जो पर्सन केज के अंदर स्टैंड हुआ है वो ईजिली स्टैंड रहता है, ठीक है, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक छोटा सा एमसीक्यू के तौर पर अक्सर पूछा जाता है कि केज के अंदर अगर कोई पर्सन है और उसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एग्जिस्ट कर दिया है तो क्या उस पर्सन को फ़र्क पड़ेगा? तो उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कैपेसिटर किसे कहते हैं और कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। कैपेसिटर होता क्या है? कहता है इन ऑर्डर टू स्टोर चार्जेस को स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए अ डिवाइस विच इज़ कॉल्ड कैपेसिटर इज़ यूज। एक डिवाइस जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली कैपेसिटर किस लिए इस्तेमाल होता है? चार्ज को स्टोर करने के लिए। अब इसकी आगे से कंस्ट्रक्शन हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स। इसकी दो थिन पतली सी मेटल प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, और एक सेपरेट छोटे से डिस्टेंस की वजह से उसे सेपरेट किया जाता है। जिस तरह यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, ये हैं वो दो मेटल प्लेट्स, ठीक है। एक मेटल प्लेट ये होगी और दूसरी मेटल प्लेट ये होगी, और जिसके दरमियान जो ये डिस्टेंस है ये टी है, ठीक हो गया। अब देखें, द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज एयर और शीट और सब इंसुलेटर। इनके दरमियान कोई शीट रखी जाती है या एयर रखी जाती है, कोई इंसुलेटर रखा जाता है ताकि इस पर चार्ज स्टोर किया जा सके। मीडियम इज़ नोन एज डाई इलेक्ट्रिक। वो मीडियम जो इन कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है उसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं उसे? डाई इलेक्ट्रिक। उसके बाद अब होता क्या है, कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है किसी बैटरी के साथ। ये बैटरी आ गई, ठीक हो गया, ये भी बैटरी आ गई। इस बैटरी के साथ हमने उसे कनेक्ट किया, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया। ये जो की है ये की है, की का मतलब होगा ये एक स्विच है जिसे आप ऑन करेंगे तो ये कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वोल्टेज वी है। अगर आप इस की को ऑन नहीं करेंगे तो कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। देन अ बैटरी ट्रांसफर्स अ चार्ज क्यू फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। तो बैटरी क्या करती है, बी से चार्ज को फ्लो करवाना शुरू कर देती है ए की तरफ, मतलब बी से पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा फ्लो करना शुरू कर देता है किस तरफ? ए की तरफ, ठीक है। सो द माइनस चार्ज अपीयर्स ऑन द प्लेट ए एंड प्लस चार्ज अपीयर्स ऑन द प्लेट बी। यहाँ पे उसने वैसे उल्टा कर दिया है, यहाँ प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज और प्लेट बी पे नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है। दी चार्जेस ऑन ईच प्लेट अट्रैक्ट्स ईच अदर। दोनों ऑपोजिट प्लेट्स के जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड दस रिमेन्स बाउंड विद इन द प्लेट्स। तो इस वजह से प्लेट्स के अंदर मजबूती से जकड़े हुए रहते हैं। इस तरीके से चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। चार्ज काफ़ी देर के लिए इस कैपेसिटर के ऊपर स्टोर रहता है। Also, the charge Q stored on plates is directly proportional to the potential difference across the plates। ठीक है, जो चार्ज स्टोर रहता है वो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा ये जो चार्ज है यहाँ पे स्टोर करता जाएगा, ठीक है। और ये वो इक्वेशन आ गई, ठीक है, यहाँ पे बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन आपने ऐड कर देना। अब जब उस प्रोपोर्शन के साइन को खत्म करें तो हमारे पास ये चीज़ आती है इक्वल और एक सी, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो सी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम क्या कह देंगे? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं? डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। मतलब कैपेसिटर की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो चार्ज को स्टोर करता है उसे हम क्या कह देते हैं? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ठीक हो गया। इट इज़ गिवन बाय द रेशो ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर कैपेसिटेंस को फाइंड करें तो यहाँ पे V मल्टीप्लाई और उस साइड जाके Q से हो जाएगा डिवाइड। तो हम कह सकते हैं रेशो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल।
अब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, ठीक है, तो यूनिट है उसका फैरेड, उसका क्या है फैरेड, इसे ये भी कह देते हैं सी पर वी, मतलब कॉलम पर वोल्ट। अब देखें इसकी डेफिनेशन हमने किस तरह करनी है। अगर एक कॉलम चार्ज दिया जाए, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना इसके दरमियान, प्लेट्स के दरमियान क्रिएट कर ले 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर ले, उस टाइम पे जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, उसे हम कह देते हैं 1 फैरेड। इसका मतलब अगर एक कॉलम चार्ज हमने दिया है तो उसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया 1 वोल्ट का, तब जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी 1 फैरेड। ठीक हो गया। अब फैरेड क्योंकि एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड हो गया, ठीक है, नैनो फैरेड हो गया और पिको फैरेड हो गया। माइक्रो की पावर होती है 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है, नैनो की पावर होती है 10⁻⁻⁹, उससे भी छोटी, और पिको की पावर होती है 10⁻⁻12। तो ये बहुत छोटे छोटे कैपेसिटेंस वाले हम यूज़ करते हैं। माइक्रो फैरेड आमतौर पर जो पंखों में यूज़ होता है ना, वो माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर होता है। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा पॉइंट, जिसमें हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, ठीक है, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, उसमें चार्ज किस तरह स्टोर होता है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद उसमें पोटेंशियल और चार्ज का रिलेशन पढ़ा, उससे हमने एक नया कांस्टेंट ड्राइव किया जिससे हमने कैपेसिटेंस का उसके बारे में पढ़ा। ठीक हो गया। उसके बाद उस कैपेसिटेंस की यूनिट के बारे में पढ़ा, उस यूनिट की डेफिनेशन की, ठीक है, और उसके बाद उस यूनिट्स के थोड़े थोड़े स्मॉल यूनिट्स बता दी। तो ये आपके पास हेडिंग्स थी जो आज के टॉक पे आपने यूज़ करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोबारा हेडिंग सुन लें। सबसे पहली वाली जो हेडिंग होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी हेडिंग होगी कैपेसिटर, कैपेसिटर की डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आगे उसकी शुरू हो जाएगी कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया, वो कंस्ट्रक्शन जाएगी यहाँ तक, ठीक है। आगे जब आप इधर से शुरू करेंगे, यहाँ से लेके नीचे तक, ठीक हो गया, इधर तक, तो यहाँ तक आपकी डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन भी आ जाएगी। ठीक हो गया, डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन कंस्ट्रक्शन के साथ। जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन का वो बनाएंगे ना हेडिंग, उसके साथ आपने यहाँ पे ये 2 फिगर्स बना देनी है। उसके बाद फिर हमने प्रोसेस टू स्टोर चार्ज के बारे में बताना है, किस तरह चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बताना है पोटेंशियल और चार्ज का रिलेशन। ठीक हो गया। उसके बाद फिर कैपेसिटेंस की हेडिंग दे के ये सारा कुछ बताना है। ठीक हो गया, कैपेसिटर की डेफिनेशन। उसके बाद कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड की हेडिंग दे के, यूनिट की हेडिंग दे के यूनिट के बारे में बताना है। फिर फैरेड की हेडिंग दे के उसके बारे में बताना है। और उसके बाद फिर स्मॉल यूनिट्स ऑफ फैरेड उसके बारे में बता देना है। तो ये छोटे छोटे काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलके आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कवर कर लेते हैं, और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट आते हैं और ये पूरा मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने पूछ लेना बच्चे। आज के लिए हमारा इतने काम था। ओके, खुदा हाफिज़।